आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। हुँ, एक तरफ भारत 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनें, वो भी देश में ही बनाने की तैयारी कर रहा है हाँ, और समंदर में एक ऐसा विशाल पोर्ट बना रहा है, जो सिंगापुर और कोलंबो को टक्कर दे सके। बिल्कुल। ये भविष्य की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ हम आज भी मतलब 250 साल पुराने इतिहास को लेकर सड़कों पर हैं। सही बात है। प्रतिष्ठित परीक्षाओं में हाईटेक नकल हो रही है और पड़ोस में राजनीतिक जमीन खिसक रही है। तो आज हम इन्हीं दो भारत की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक जो रफ्तार पकड़ना चाहता है और दूसरा जिसकी राह में कई पुरानी और नई चुनौतियां खड़ी हैं। बिल्कुल सही कहा। आज के स्रोत हमें भारत की महत्वाकांक्षा और उसकी ज़मीनी हकीकत के बीच का तनाव दिखाते हैं। हम्म। एक तरफ तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में लंबी छलांग लगाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ घरेलू राजनीति की अपनी जटिलताएं हैं। और वैश्विक मंच पर भी चुनौतियां हैं। हाँ, वैश्विक मंच पर भी पुरानी चुनौतियां जस की तस हैं। हमारा मकसद इन अलग-अलग दिखने वाली खबरों के बीच के धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर पेश करना है। तो चलिए इसी महत्वाकांक्षा वाली कहानी से शुरू करते हैं। वंदे भारत ट्रेनें तो अब एक जानी पहचानी चीज हो गई हैं, लेकिन अब जो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली अगली पीढ़ी की ट्रेन की बात हो रही है, ये वंदे भारत से कितनी अलग है? क्या ये सिर्फ रफ्तार का फर्क है या पूरी तकनीक ही बदल रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ रफ्तार नहीं है। अच्छा। ये तकनीक में आप कह सकती हैं एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है। देखिए, वंदे भारत की टॉप स्पीड लगभग 160-180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम्म। उसे दोगुना करके 280 तक ले जाना वो सिर्फ एक शक्तिशाली इंजन लगाने जैसा नहीं है। ओके। इसके लिए आपको पूरी ट्रेन का डिजाइन, उसकी एरोडायनामिक्स, पहियों और पटरियों के बीच का संतुलन सब कुछ नए सिरे से सोचना पड़ता है। और चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब आईसीएफ और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीएमएल यही कर रहे हैं। और जो बीएमएल को 866 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसमें सिर्फ 2 ट्रेनें बनाने की बात है। हाँ, ये रकम थोड़ी ज्यादा नहीं लगती? पहली नजर में लग सकती है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ 2 ट्रेनें खरीदने की नहीं है। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने में जा रहा है। इकोसिस्टम मतलब? आप सोचिए 280 की रफ्तार पर ट्रेन को चलाने के लिए उसे टेस्ट करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए खास तरह की टेस्टिंग, पटरियां, सिम्युलेटर और यहाँ तक के विंड टनल्स बनाने होंगे, जहाँ तेज हवा में ट्रेन के डिजाइन पर पड़ने वाले असर को परखा जाता है। अच्छा, तो ये सब सुविधाएं अभी हमारे पास नहीं है। उस स्तर पर नहीं है। तो ये 866 करोड़ रुपए सिर्फ 2 ट्रेनों की कीमत नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी हजारों ट्रेनें बनाने की नींव रखने का खर्च है। समझ गया। ये एक दूरदर्शी निवेश है। यानी ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरी की पूरी कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। एग्जैक्टली। और यात्रियों के लिए इसमें क्या नया होगा? सुविधाएं तो आधुनिक होंगी ही, जैसे पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड, झुकने और घूमने वाली सीटें, ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट। लेकिन असली बदलाव सफर के समय में आएगा। जब ये ट्रेनें 2026 के अंत तक आने लगेंगी, तो ये भारत में यात्रा की परिभाषा को बदल सकती हैं। जमीन पर रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ समंदर में भी भारत एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। हाँ, ग्रेट निकोबार द्वीप में बन रहे गैलाथिया बे पोर्ट की बात करते हैं। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसकी लोकेशन को लेकर हुई। हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट मलक्का जलडमरू मध्य से सिर्फ 40 समुद्री मील दूर है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि हमने अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया? ये सवाल ही इस प्रोजेक्ट की अहमियत को बताता है। इसकी लोकेशन ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। पहले समझते हैं कि ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, क्योंकि सारी कहानी इसी में छिपी है। हाँ, बताइए। ट्रांसशिपमेंट का सीधा मतलब है कि यूरोप या अमेरिका से भारत के लिए चला एक बहुत बड़ा जहाज अपना माल सीधे भारतीय बंदरगाह पर नहीं उतारता। अच्छा। वो पहले सिंगापुर, कोलंबो या दुबई जैसे किसी बड़े विदेशी पोर्ट पर अपना कंटेनर उतारता है और फिर वहां से छोटे जहाजों में वो माल भारत आता है। और इस उतारने चढ़ाने में तो पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होते होंगे। हफ्तों का वक्त और बहुत सारा पैसा। और हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत का लगभग 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो विदेशी बंदरगाहों से होकर गुजरता है। हाँ, और उसमें से भी अकेले 45% कोलंबो से आता है। बाप रे! ये तो हमारी पूरी सप्लाई चेन को किसी और देश पर निर्भर बनाता है। बिल्कुल।
और यहीं पर गैलाथिया बे पोर्ट तस्वीर बदल देता है। कैसे? ये इतना गहरा और बड़ा बनाया जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज सीधे यहाँ लंगर डाल सकेंगे। मतलब बीच का स्टॉप खत्म। हाँ, वो बीच का स्टॉप ही खत्म कर देगा। लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू है, भू राजनीति। वो क्या है? हिंद महासागर में चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की रणनीति है, जिसके तहत वो पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार में बंदरगाह बना रहा है। हाँ, सुना है। गैलाथिया बे पोर्ट उस माला के ठीक बीच में भारत का एक रणनीतिक जवाब है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हिंद महासागर में भारत की ताकत का एक बड़ा प्रतीक बनने की क्षमता रखता है। 44,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जब 2028 में अपना पहला चरण शुरू करेगा तो ये इस पूरे क्षेत्र का खेल बदल देगा। एक तरफ हम दुनिया से जुड़ने और वैश्विक ताकत बनने के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन देश के अंदर ही सिस्टम में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो मतलब तरक्की की रफ्तार धीमी कर सकती हैं। ऐसी ही एक खबर रायपुर से आई है, जहां गेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। हाँ, और ये कोई साधारण नकल नहीं थी, ये एक आप कहिए संगठित अपराध जैसा लगता है। संगठित अपराध? हाँ, हरियाणा के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनका तरीका देखिए। क्या तरीका था? कुछ लोग परीक्षा हॉल के अंदर बैठकर माइक्रोफोन से सवाल पढ़कर बाहर बैठे अपने साथियों को भेज रहे थे और वो ब्लूटूथ के जरिए जवाब वापस कानों में लगे छोटे से ईयरपीस पर भेज रहे थे। कमाल है। ये दिखाता है कि हमारे परीक्षा सिस्टम कितने असुरक्षित हैं। हम बुलेट ट्रेन और स्मार्ट पोर्ट बना रहे हैं, लेकिन एक परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ये तो वही एम्बिशन वर्सेस रियलिटी वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये उसका सटीक उदाहरण है। सिस्टम की कमजोरियों से भी ज्यादा कभी-कभी हमारी ऊर्जा ही गलत जगह चली जाती है। सही बात है। भविष्य बनाने के बजाय हम इतिहास पर लड़ने लगते हैं। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर जो नया विवाद छिड़ा है, वो इसी का एक उदाहरण है। हाँ, ये विवाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के एक बयान से शुरू हुआ। क्या कहा था उन्होंने? जिसमें उन्होंने कथित तौर पर टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। ओहो। इसके बाद बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और यहाँ पर मामला और दिलचस्प हो जाता है जब शिवसेना मतलब यूबीटी गुट के सांसद संजय राउत मैदान में आते हैं। हाँ, उन्होंने बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है, जो काफी गंभीर है। उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, संजय राउत ने याद दिलाया कि कैसे अतीत में जब बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में थी, तब उनके नेताओं ने टीपू सुल्तान की तारीफ की थी। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान टीपू सुल्तान को एक योद्धा बताया था जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुआ। तो राउत का सवाल क्या था? उनका सीधा सवाल था कि जब विचार इतने बदल सकते हैं और जब अगले 2-3 साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है, तो अचानक ऐसे मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, जो समाज में सिर्फ तनाव पैदा करते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे इतिहास का इस्तेमाल अक्सर वर्तमान की राजनीति के लिए किया जाता है। यानी एक तरफ हम 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 18वीं सदी की शख्सियतों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए अब जरा पड़ोस में देखते हैं। जब हम अपने देश में इतिहास को लेकर उलझे हैं, हमारा एक पड़ोसी देश अपना नया राजनीतिक भविष्य लिख रहा है। बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। शेख हसीना का 15 साल लंबा शासन अगस्त 2024 में हुए जबरदस्त छात्र विरोधों के बाद खत्म हो गया। और अब चुनाव हुए हैं। हाँ, और अब 12 फरवरी को हुए चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 297 में से 209 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बहुमत है, बहुत बड़ा। और उनके नेता तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। और इस पर भारत का रुख क्या है? क्योंकि शेख हसीना सरकार के साथ भारत के रिश्ते तो काफी अच्छे माने जाते थे। भारत ने बहुत साधा हुआ और सकारात्मक संकेत दिया है। कैसे? इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हो रहे हैं। अच्छा। ये एक साफ संदेश है कि भारत बांग्लादेश की जनता के फैसले का सम्मान करता है और नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पड़ोस में एक स्थिर सरकार जरूरी है। बिल्कुल, एक स्थिर और सहयोगी सरकार होना भारत के लिए हमेशा से जरूरी रहा है। क्षेत्रीय राजनीति की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर कुछ लड़ाइयां जैसे थम सी गई हैं।
यूक्रेन और रूस युद्ध के 4 साल पूरे होने वाले हैं और बातचीत का एक और दौर शुरू हो रहा है। क्या इससे कोई उम्मीद की जा सकती है? ईमानदारी से कहूं तो हमारे स्रोत बताते हैं कि किसी बड़ी सफलता की उम्मीद न के बराबर है। ऐसा क्यों? यह बातचीत स्विट्जरलैंड में अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मतलब कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। कोई नहीं। रूस अपने कब्जे वाले इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो डोनबास का इलाका नहीं छोड़ेंगे। तो बातचीत एक तरह से गतिरोध में फंसी हुई है। बिल्कुल और इस गतिरोध पर अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति का भी साया पड़ रहा है ना? बिल्कुल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इस गतिरोध के लिए सीधे सीधे ज़ेलेंस्की को दोषी ठहरा दिया है। तो इस बयान से क्या फर्क पड़ता है? यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। यह रूस को एक तरह का कूटनीतिक कवर देता है और यूक्रेन पर दबाव बनाता है कि वो कमजोर शर्तों पर भी बातचीत के लिए तैयार हो जाए। अच्छा। यह दिखाता है कि कैसे अमेरिका का चुनावी साल सीधे सीधे यूक्रेन के जंग के मैदान पर असर डाल रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने एक भयावह आंकड़ा भी दिया है। क्या? कि रूस इस युद्ध में हर महीने 30,000 से 35,000 सैनिक खो रहा है। 30 से 35,000 हर महीने? हाँ, ये संख्या युद्ध की विभीषिका को दिखाती है, जहां कूटनीति पूरी तरह विफल हो चुकी है। इतने सारे वैश्विक और राष्ट्रीय तनावों के बीच दिल्ली का मौसम भी अपने अलग ही तेवर दिखा रहा है। हाँ, ये काफी असामान्य है। क्या हुआ है? फरवरी का महीना है और सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 31 डिग्री फरवरी में? हाँ, ये सामान्य से 7.2 डिग्री ज्यादा है। मतलब फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन कोई राहत की उम्मीद है? हाँ, मौसम विभाग ने बुधवार 18 फरवरी के लिए एक चेतावनी भी जारी की है। अच्छा। हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। चलिए, इन सब गंभीर बातों के बीच खेल की दुनिया से कमाल की खबर है, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, ये वाकई एक शानदार उपलब्धि है। बताइए। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। 700 विकेट? ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये उनकी मेहनत और प्रतिभा का सबूत है। तो आज हमने भारत की बड़ी महत्वाकांक्षाओं को देखा। हाई स्पीड ट्रेनें, विशाल रणनीतिक बंदरगाह, ये सब भविष्य की तैयारी है। लेकिन साथ ही हमने उन वास्तविकताओं को भी देखा जो इस रफ्तार को रोकती हैं। बिल्कुल, चाहे वो सिस्टम की खामियां हों, राजनीतिक विवाद हों या फिर पड़ोस और दुनिया की अस्थिरता। तो आज हमने भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात की, जैसे हाई स्पीड ट्रेन और गैलथिया बे पोर्ट। हाँ, ये प्रोजेक्ट्स देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया में उसकी जगह को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं। सोचने वाली बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट्स दशकों बाद पूरे होंगे, तो ये भारत के आम नागरिक के जीवन को रोजमर्रा के स्तर पर कैसे बदल चुके होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका असर सिर्फ बड़े शहरों के व्यापारियों और बंदरगाहों तक सीमित रहेगा, या फिर इन ट्रेनों की रफ्तार और बंदरगाहों से आने वाली समृद्धि का फायदा देश के छोटे कस्बों और गांवों में बैठे एक आम इंसान तक भी पहुंचेगा? इस सवाल पर विचार जरूर करना चाहिए।